हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? कल हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स किया था, जो बहुत ही बेसिक चैप्टर था। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग आगे चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये सिर्फ बेसिक ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है, क्योंकि जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक आपको ये सभी वर्ड से मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सभी अकाउंटिंग टर्म्स को बहुत अच्छे से। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है चैप्टर 1 में, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो भाई यहाँ पे लैंग्वेज हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बिजनेस जो भी हमसे कम्युनिकेट करता है वो थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स करता है ना। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है, वो हमसे कम्युनिकेट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था अकाउंटिंग का, तो उसे आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज CSAR, दैट इज कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या चीज का? ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसे कि हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो हम्म, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, सो टू लर्न एनी लैंग्वेज देयर आर सम ग्रामेटिकल रूल्स। सिमिलरली देयर आल्सो एग्जिस्ट ए ग्रामेटिकल रूल टू मेंटेन फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जैसे कि इंग्लिश या हिंदी पढ़ने के पहले हम ग्रामर का रूल पढ़ते हैं, लाइक बेसिक नाउन, प्रोनाउन, ये सब कुछ। उसी तरह से अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग करने के पहले देयर एग्जिस्ट सम रूल जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। तो लैंग्वेज के रूल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जो हमें पूरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने में काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। सो कॉमन टर्म्स दैट विल बी यूज्ड इन अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर यूज इन बिजनेस। अभी ये डायग्राम तो आप लोगों को याद होगा ही। ये है हमारा छोटू, ये है हमारे मिस्टर एस, या फिर हम बोल सकते हैं शॉपकीपर। और छोटू को चाहिए था पेन, तो ये गया मिस्टर एस के पास, बोला अंकल मुझे पेन दे दो। इन्होंने बोला बेटे आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको पेन दे देता हूँ। तो छोटू ने पैसे दे दिया अंकल जी को, और फिर अंकल जी ने छोटू को उसके पसंद का पेन दे दिया। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो यहाँ पे जो सारा एक्टिविटी अभी हुआ वो क्या है? एक ट्रांजेक्शन, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो नेक्स्ट है अब हमारा इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज ए स्पेसिफिक अकरेंस और हैपनिंग दैट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंसिंग। तो दिन में कुछ भी जो होता है, लाइक एक डेली लाइफ में कुछ भी स्पेसिफिक हो रहा है या कुछ भी इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो वो हमारे लिए एक इवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस, या लीगल डिस्प्यूट, या नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस क्या हुआ? ये एक ट्रांजैक्शन तो नहीं है, क्योंकि साल भर जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे हम एंड ऑफ द ईयर में एंड ऑफ द ईयर में जाके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो ये एक इवेंट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है। लीगल डिस्प्यूट या आपका नेचुरल डिजास्टर, तो ये क्या है? एक इवेंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है। हो सकता है कि इसके कारण हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो या लॉस हो। लाइक लीगल डिस्प्यूट्स में अगर हमारे फेवर में सब कुछ होता है तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। अगर डिस्प्यूट में हमारे अगेंस्ट में डिसीजन आता है तो वैसे में हमें लॉस भी हो सकता है। तो ये बात की बात है। लेकिन एट दैट वेरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो लीगल डिस्प्यूट हो या नेचुरल डिजास्टर हो, इसमें कुछ मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बस और बस एक इवेंट है। अभी नेक्स्ट है कैपिटल। भाई कैपिटल क्या होता है? ये हो गया आपका नंबर 3। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द फर्म इज नॉन एज कैपिटल। तो हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं
तो बिजनेस स्टार्ट करने में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल बोला जाता है। और ये जो कैपिटल है, कोई भी बिजनेसमैन चाहे तो कैश में या नहीं तो अपने किसी एसेट्स के फॉर्म में बिजनेस में ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत हो, तो वैसे में हम एक करंट अकाउंट खोलेंगे और उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे। तो वो जो कैपिटल है, कैश के फॉर्म में आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्या है कि सपोज करो हमें एक ऑफिस खोलना है, तो ऑफिस खोलने के लिए एक जगह चाहिए। तो हो सकता है कि ओनर के पास अपना एक बिल्डिंग हो या अपना एक लैंड हो, तो उसे वो यूज कर सकता है ऑफिस के फॉर्म में। तो यहाँ पे एज एन एसेट भी ओनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अभी नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? द मनी और गुड्स or both withdrawn by the owner from the business for personal use are known as drawings. Example, purchase of car for personal use by withdrawing money from business. जैसे कि ड्राइंग्स है और यहाँ पे एक वर्ड है withdrawn, या फिर आप देख सकते हो withdrawing। तो withdrawing मनी, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, आई थिंक सबको जानता होगा इसका मतलब। हम लोग कहते हैं कि बैंक से पैसा विड्रॉ करके आ रहा है, मतलब पैसा निकाल के आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे ड्राइंग्स हुआ। जब भी आप बिजनेस में कुछ पैसे लगाते हो तो दैट इज कैपिटल। बट हो सकता है कि आपको कुछ पर्सनल नीड के लिए कभी उस पैसे की जरूरत पड़ रही हो, तो मे बी आप उस पैसे को कुछ समय के लिए विड्रॉ कर लेते हो। दैट इज पैसे को बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज में खर्च करते हो। तो उस चीज को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। उसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? Liabilities are obligation or debt that an enterprise has to pay after some time in future. अभी क्या है, सपोज करो आप अपने फ्रेंड से कुछ पैसे ले लेते हो, भाई बुक खरीदना है या फिर मूवी देखने जाना है, बट अभी पॉकेट मनी तो है नहीं, तो चलो किसी फ्रेंड से कुछ बोरो कर लिया, और बाद में जब नेक्स्ट मंथ पॉकेट मनी मिलेगी तो, या फिर बाद में कहीं से पैसे आएगा तो उसे हम रिपे कर देंगे। तो वैसे में जो आपने पैसे अपने फ्रेंड से उधार लिया, तो वो क्या होता है ना कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि उस पैसे को आपको वापस लौटाना पड़ता है। तो लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन। आप अपने फ्रेंड का ऑब्लिगेशन ले रहे हो यहाँ, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। अभी लायबिलिटीज जो है अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, या फिर आपको दो पार्ट में कैटेगराइज्ड है। दैट इज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होता है? वो डेट या वो ऑब्लिगेशन जो कि एक बिजनेस को विद इन 1 ईयर रिपे करना पड़ता है। जैसे कि क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, एक्सेट्रा। तो क्रेडिटर क्या हुआ? भी सपोज करो कि आप एक रिटेल शॉप के ओनर हो, ठीक है? आप अपने होलसेलर से कुछ सामान खरीद के लाते हो। तो मेनी टाइम्स क्या होता है कि आप उधार पे सामान ले आते हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो। तो वैसे में आप जो सामान उधार पे लेके आ रहे हो, जब आप उसे रीसेल कर दोगे तो उसका पैसा क्रेडिटर को लौटाओगे। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप भी मेंटेन कर रहे हो और क्रेडिटर भी मेंटेन कर रहा है। तो जो भी आपका ड्यू अमाउंट है, उसे जो है विद इन द ईयर रिपे करना पड़ेगा, ताकि आप भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोज कर सको और वो भी क्लोज कर सके। तो इस तरह का छोटा छोटा लाइबिलिटी जो कि विद इन ईयर हमें रिपे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। उसके बाद है सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी। ये क्या है कि वो लायबिलिटीज या वो ऑब्लिगेशन जो कि कंपनी या बिजनेस पे करता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब विद इन 1 ईयर करंट लायबिलिटीज हो गया, और आफ्टर 1 ईयर नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया। तो ये क्या होता है? कोई बड़ा अमाउंट जो कि आप बैंक से लोन ले रहे हो या किसी तरह का डिवेंचर है, तो इसे भी रिपे करना पड़ता है। तो ये जो है लंबे समय तक चलता है, 1 साल से ज्यादा। एक मिनट। अभी ये 6 नंबर हो गया आपका एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। तो वैल्यूएबल है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है किसी भी इंटरप्राइजेस का। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हुआ? इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेस दैट हेल्प बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन और अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है? ओके।
तो अब एसेट्स को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज करंट एसेट एंड देन नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि लायबिलिटीज था, जैसे कि आप देख सकते हो करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, उसी तरह से एसेट्स को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होता है? तो करंट एसेट्स वो एसेट्स हो गया जिसे कि हम होल्ड करते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है। करंट लायबिलिटी में क्या था? वो लायबिलिटी जिसे कि हम लेस देन 1 ईयर में रिपे करते हैं। और करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसे कि हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं और जो कि इजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन 1 ईयर। ठीक है। एग्जाम्पल, डेटर, स्टॉक, ये सब कुछ होता है। जैसे कि अब कुछ डेटर है, लाइक कुछ लोग हैं जो कि हमसे उधार पे सामान लेके गए हैं, तो ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि उनका जो भी पैसा है हम उनसे ले लें विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम, या फिर जो स्टॉक्स है उसे हम 1 साल के पहले बेच दें। ठीक है। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड आर नॉर्मली यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। तो ये सब क्या है कि ये सब हम लोग हर दिन तो नहीं मतलब बेचते खरीदते हैं। एक बार अगर हमारे पास, अगर एक बार हमने होल्ड किया है लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी, तो इसे हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और इसे हम यूज करते हैं बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में। अभी नेक्स्ट है, हाँ, नॉन करेंट एसेट्स फर्दर फिर क्लासिफाइड है दो पार्ट में। द फर्स्ट वन इज टैंजिबल एसेट्स एंड सेकंड वन इज इंटैंजिबल एसेट्स। तो ये बहुत सिंपल है। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, किसी किसी भी बिजनेस के पास कोई फर्नीचर है, कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, तो ये सब चीज क्या हुआ? टैंजेबल हुआ क्योंकि आप देख सकते हो उसे। बट देर आर सर्टेन एसेट्स जो कि इंटैंजिबल होते हैं, दैट इज इनविजिबल होते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता लेकिन हाँ, वैल्यू बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि आप कोको कोला कंपनी को खरीद लेते हो, तो हो सकता है कि कंपनी के सारे एसेट्स, मतलब फिजिकल एसेट्स, दैट इज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसका स्टॉक, ये सब मिला के सपोज करो आप 10,000 करोड़ का कंपनी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, बस मान लो। ठीक है। तो फिर अभी अगर आप इस कंपनी को परचेज करने जा रहे हो, तो क्या आप इसे 10,000 करोड़ में खरीद लोगे? नहीं। जब आप ओनर के पास जाओगे, वो बोलेगा कि नहीं भाई, मैं 10,000 करोड़ का हमारा वैल्यूएशन जरूर है, बट मैं आपको ये बिजनेस में बी 20,000 करोड़ में सेल करूंगा। क्यों भाई? जबकि आपके पास सारा एसेट्स 10,000 करोड़ का ही है, तो फिर आप 20,000 करोड़ में क्यों सेल करोगे? तो इसका आंसर ये है कि कोको कोला एक कंपनी है जिसका कि बहुत अच्छा गुडविल है, बहुत अच्छा ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है, और कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी जाती है। तो यहाँ पे कंपनी अपने गुडविल के कारण 10,000 करोड़ के जगह पे 20,000 करोड़ का डिमांड कर रही है। ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशन, ओनली बाय ऑपरेशन। ठीक है। एग्जाम्पल में गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो ये सब हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर, अगर आपके कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है जिसे कि आपने किसी से परचेज किया है, तो सॉफ्टवेयर क्या है कि वो आपके सॉफ्टवेयर को आप टच तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को भी आपने कुछ पैसे दे के खरीदा है। तो वो सॉफ्टवेयर अगर सिर्फ आपका है, तो वो भी इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट क्या होता है? A business receipt refer to the total amount of money received by a business from all source during a specific period. रिसिप्ट भी दो तरह का होता है। एक हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा हो गया कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स दैट अकर बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका मनी रिसिव्ड बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? ये वो होता है जो कि अदर देन बिजनेस ऑपरेशन से मिलता है, लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी आपका कोई बिजनेस है, सपोज करो आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो अगर आप अपना कॉपी किताब कुछ सेल कर रहे हो और उससे आपका कुछ पैसा आ रहा है, तो दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन आपका कोई
वेयर हाउस है जहाँ पे कि आप कॉपी किताब स्टोर करके रखते थे। अब मान लो कि आप उस वेयर हाउस को, उस जगह को सेल करते हो, तो उससे जो पैसा आ रहा है, दैट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि प्रॉपर्टी या वेयर हाउस को सेल करना आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है स्टेशनरी को सेल करना। देयरफॉर द सेल ऑफ वेयर हाउस और सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी विल बी a part of capital receipts. अभी यहाँ पे रिसिप्ट्स और पेमेंट दो चीज दिया हुआ है, तो बेसिकली ये एक तरह से आप कह सकते हो डिफरेंस है दोनों के बीच में। A receipt account records financial transaction involving the inflow of cash or funds into the business or individual account। मतलब कि रिसिप्ट अकाउंट सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जिसमें कि पैसे बिजनेस में आ रहे हैं। It is a record of all the money an organization receives, which comes from various sources such as sales, investment, loan, donation or other source of income. Means किसी भी तरह से कोई भी पैसा आ रहा है, तो that is a part of receipts. ठीक है? Payment क्या है? A payment account is a type of account that records financial transaction regarding the outflow of cash. यहाँ पे पैसा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे पैसा जा रहा है हमसे, हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ कैश और फंड्स हो रहा है फ्रॉम ए बिजनेस और इंडिविजुअल अकाउंट। इट इज एसेंशियली a record of all the money an organization pays, which could include payment for goods and services, wages, salaries, taxes, rent या फिर कोई भी तरह का एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू इज नॉन एज एक्सपेंसेस। मीन्स हम जो बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेन इंटेंशन है हमारा प्रॉफिट अर्न करना, और उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, दोज आर द एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरीज, इंटरेस्ट। तो सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एक फैक्ट्री चाहिए, उस फैक्ट्री में आपको वर्कर्स चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो सेल होगा, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू अर्न दैट प्रॉफिट, आपको एक जगह लेना पड़ेगा जिसका आप रेंट दोगे, कुछ लोगों को रखना पड़ेगा जो काम करेंगे, उनको आप वेजेस दोगे, कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज होंगे, उन्हें आपको सैलरी देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आप खर्चा कर रहे हो जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, दोज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, इस दोनों में मेनली अंतर क्या है? तो एक्सपेंसेस क्या हुआ कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज फॉर आइदर एक्वायरिंग बिजनेस एसेट्स या फिर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस, तो इसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में है वो ये है कि एक्सपेंसेस हम करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट कमाने के लिए हमको किसी को बीच में कमीशन भी देना पड़ रहा है, तो दैट इज माई बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमीशन देना इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हरदम खर्चा होता है, मीन्स एक्सपेंडिचर हरदम जो है खर्चा किया जाता है गुड्स या सर्विस या किसी तरह के एसेट्स को एक्वायर करने में, खरीदने में। एक्सपेंडिचर को हम लोग फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी आप ये बताओ कि आपने जो यहाँ पे देखा, एक्सपेंडिचर होता क्या है? वो पैसे जो हम खर्च करते हैं फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अब हम किसी तरह का एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं या एसेट्स खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे हमें कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। तो जब हमें उस पैसे को खर्च करने से, उस एसेट्स को खरीदने से उसका बेनिफिट 1 साल या उससे कम मिले, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब चीज विद इन ए ईयर तक का होता है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि हमने जो पैसा खर्चा किया है, उससे हमें रिटर्न मिल रहा है या उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है मोर देन 1 ईयर। सपोज करो कि आप एक मशीनरी परचेज करते हो, तो एक बार आप मशीनरी परचेज किए, अब 10 साल तक उस मशीनरी से आप काम करोगे, प्रोडक्शन करोगे और पैसे कमाओगे।
तो बेनिफिट आपको जब 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एक अलग तरह का एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपको देखने में लगेगा कि भाई ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है आपको कमिंग नंबर ऑफ इयर्स तक आपको मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सपोज करो कि आप किसी बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर को हायर करके एक अच्छा सा एडवर्टीजमेंट करा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप शाहरुख खान से अपना ऐड करवा रहे हो, तो हो सकता है कि अभी आपको बहुत पैसा खर्चा हो रहा है आपका, लेकिन इस ऐड के कारण हो सकता है कि अगले 10 साल तक आपके सामान का या आपके प्रोडक्ट का सेल होता रहे, बहुत अच्छा से होता रहे और सेल बढ़ता भी जाए। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर उसका बेनिफिट हमें नंबर ऑफ इयर्स तक मिल रहा है, आने वाले कई सालों तक मिल रहा है, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। एग्जाम्पल, सपोज करो कि यहाँ पे मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक फिजिकल लोकेशन लिया हुआ है, और मेरा, चलो साल का टर्नओवर मान लो होता है अराउंड 6 to 8 लाख रुपीज हो रहा है। एग्जाम्पल मान के चलो, मेरा सेल है 8 लाख रुपीज। ठीक है। अब मैंने जो जगह रेंट पे लिया है उसका रेंट मान लो है 10,000 पर मंथ है। तो मैंने मान के चला कि 1,20,000 रुपीज मेरा ईयरली रेंट जा रहा है। तो ये रेंट जो जा रहा है ये मेरे इंस्टीट्यूट का रेंट है। ठीक है, और मेरे इंस्टीट्यूट से अर्निंग हो रहा है 8 लाख रुपीज का। ठीक है। अभी सपोज करो कि मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया और इसमें अराउंड 50,000 रुपीज स्पेंड हो गया। और फिर मुझे मन हुआ कि चलो भाई अब इंस्टीट्यूट आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो चलो एक बाइक ले लेते हैं। तो ये बाइक मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंफर्ट के लिए खरीद लिया। ये मेरे इंस्टीट्यूट का तो नहीं है, कोई और तो यूज करेगा नहीं, सिर्फ मैं ही यूज करूंगा। तो अब मैं ये 1 लाख रुपीज का जो बाइक खरीदा, हम्म, तो टोटल एक्सपेंसेस मेरा कितना हो गया? आप देख लो, 220 प्लस दैट इज 270। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2,70,000 का टोटल खर्चा हो गया। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि 8 लाख रुपीज मेरा अर्निंग है और 2,70,000 मेरा खर्चा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ओनली 5,30,000। तो क्या ये कहना सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द रिलेटेड एक्सपेंस। रिलेटेड एक्सपेंस मतलब इस सेल को करने में रिलेटेड एक्सपेंस सिर्फ ये रेंट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, ना कि ये बाइक। बाइक का खर्चा इसमें नहीं होगा। तो कायदे से यहाँ पे मेरा एक्सपेंसेस ओनली 1,70,000 है। ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो सही प्रॉफिट होगा मेरा रेवेन्यू 8 लाख माइनस एक्सपेंसेस 1,70,000। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 6,30,000। तो ये मेरा प्रॉफिट होगा। तो यही कह रहा है। उसके बाद गेन। गेन क्या है? एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, मतलब इसका नेचर तो प्रॉफिट जैसा है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, जो कि एक ऐसे इवेंट से होता है जो कि मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो इसमें क्या है कि लास्ट एग्जाम्पल मीन्स इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने जो एग्जाम्पल दिया था बाइक का, कि एक बाइक है जिसका वैल्यू 30,000 का है और उसे हम अपने नेबर को सेल करते हैं 45,000। तो यहाँ पे 15,000 का जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसे हम प्रॉफिट नहीं बल्कि गेन बोलेंगे। ये हमारे लिए गेन है, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर में है। उसी तरह से इसका आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो आपने एक लैंड खरीदा। तो लैंड खरीदा तो आप सभी जानते हो कि लैंड का वैल्यू समय के साथ बढ़ता है। मान लो आपने लैंड खरीदा 20 लाख में, और 2 साल बाद आपने इस लैंड को सेल कर दिया 35 लाख में। तो यहाँ पे सीधा सा बात है, ये आपने परचेज किया और ये आपने सेल किया। तो यहाँ पे जो आपको 15 लाख का फायदा हो रहा है, ये क्या है? गेन। आगे देखते हैं। अभी लॉस। लॉस क्या है? द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। ओके। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस
इसे आप यहां से हटा दो। ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ, नहीं, तो लॉस क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जा रहा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, तो उसे हम लॉस कहते हैं। अभी नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स क्या होता है? द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील्स इन, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड है, गुड्स है। द आइटम दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर यूज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज गुड्स। मतलब जो गुड्स होता है उसे हम खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ना कि हम खुद यूज करते हैं। तो इसके इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो जाएगा। सपोज करो कि आपका एक स्टेशनरी का दुकान है, ठीक है, लाइक आपका स्टेशनरी शॉप है और एक दूसरा किसी और आदमी का फर्नीचर का शॉप है। तो अब अगर ये आदमी कुछ स्टेशनरी खरीदता है, फॉर एग्जांपल कुछ नोट पैड खरीदता है, तो इसके लिए ये नोटपैड क्या हो जाएगा? ये एक बिजनेस एक्सपेंसेस हो जाएगा, बिजनेस का खर्चा हो जाएगा, लाइक स्टेशनरी एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपका स्टेशनरी शॉप है और आपने फिर से एक कुछ नोटबुक्स खरीदा या कुछ स्टेशनरी खरीदा, तो आपके लिए ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए परचेजेस हो जाएगा। परचेजेस हो जाएगा या फिर आपके लिए आपका स्टॉक हो जाएगा, आपके बिजनेस का स्टॉक हो जाएगा। गुड्स वो होता है जिसे कि हम रीसेल के लिए परचेज करते हैं, ना कि खुद के बिजनेस में यूज करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज। तो परचेज क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल। फिर से वही बात बोल रहा है कि जो चीज हम खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, it is a purchase of final goods, and in manufacturing concern it is a purchase of raw material। रॉ मटेरियल ये एक साथ होगा। परचेजेस में भी कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। तो अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो सामान को बस खरीदता बेचता है, तो वो हरदम एक फाइनल गुड्स को खरीदेगा और उसे रीसेल करेगा। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मतलब कि वो अगर सामान को मैन्युफैक्चर करता है, तो उस सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल वो परचेज करेगा, वो उसके लिए परचेजेस कहलाएगा। और फिर जब वो सामान बना के वो बेचेगा, तो दैट विल बी सेल्स। और कोई भी परचेजेस आइदर कैश में कर सकते हैं हम या फिर क्रेडिट में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। तो परचेज किए हुए गुड्स को जब हम सप्लायर को वापस रिटर्न कर देते हैं, मे बी बिकॉज सामान का क्वालिटी अच्छा ना हो या सामान में कुछ डिफेक्ट हो, तो उसे परचेज रिटर्न कहा जाता है। उसके बाद फिर है सेल। सेल क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। वही है कि हमने जो सामान बेचा या जो सर्विस प्रोवाइड किया, उससे जो हमारा इनकम आ रहा है, दैट इज सेल। उसके बाद सेल में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब जैसे कि यहाँ पे परचेज में आप क्रेडिट या कैश परचेज करते हो, उसी तरह से कोई आपसे भी जब परचेज करेगा और आप जब सेल करोगे, तो वो भी तो आप कैश में कर सकते हो या फिर क्रेडिट पे कर सकते हो। ठीक है, एंड द सेम थिंग्स अप्लाई हियर एज वेल। जैसे आपने परचेज रिटर्न में सामान को रिटर्न किया था, वैसे हो सकता है कि आपका कोई कस्टमर जो सामान ले गया, वो किसी भी कारण से आपके सामान से सेटिस्फाइड नहीं है। मान लो सपोज करो कोई कपड़ा ले गया, वो उसे फिट नहीं आ रहा है, या कुछ डिफेक्ट निकल गया, या कुछ क्वालिटी इशू है, तो वैसे में कस्टमर से रिटर्न करता है, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। अभी नेक्स्ट है आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें कि हम उधार में पैसे देते हैं। लाइक हमने जैसे कि अभी यहाँ पे बोला कि सेल कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, सेल कर रहे हैं। तो सेल हम कैश में कर रहे हैं और क्रेडिट में कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी हमारे पास आता है, पैसे दे के सामान ले जाता है,
तो सेल हो गया। लेकिन अगर कोई आदमी आके सामान उधार पे ले जाता है तो वो हमारे लिए हमारा डेटर बन जाता है, क्योंकि हमें उससे बाद में पैसे लेने हैं। और यहाँ पे ये डेबिटर्स नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे ये बी वर्ड जो है साइलेंट होता है, हम इसे डेटर्स पढ़ते हैं, DETORS। सो बी साइलेंट है, डेटर्स, डेबिटर्स नहीं बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटर्स आर पर्सन और अदर एंटिटीज टू whom business has sold goods and services on credit and the amount has not yet received, so these are assets to the business। उसके बाद क्रेडिटर, वही चीज है, अगर हम किसी से सामान खरीद रहे हैं उधार पे, तो सामान तो हमने खरीद लिया बट अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है, तो वैसे में हमारे लिए वो आदमी क्रेडिटर हुआ जिससे कि हम उधार पे सामान ले लिए हैं। ठीक है। सो दीज आर लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस, क्योंकि उधार पे लिया है तो अभी उसे लौटाना पड़ेगा। तो यही हुआ डेटर्स और क्रेडिटर्स। अभी ये डेटर और क्रेडिटर जो है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर अब बोलो आप कंफ्यूजिंग सा टर्म्स है। तो सपोज करो कि आपने जो सामान सेल किया, मे बी आपने जो सामान क्रेडिट पे सेल किया, हो सकता है कि आपने उसी सामान को क्रेडिट पे किसी से परचेज भी किया हो। तो अब आपने जब सामान को सेल किया, तो जिस आदमी ने खरीदा वो आपका डेटर हुआ। उसी तरह से आपने जब सामान किसी से खरीदा, लाइक आप अगर एक रिटेलर हो और आपने होलसेलर से सामान खरीदा, तो होलसेलर ने आपको सामान बेचा, मतलब होलसेलर के लिए आप डेटर हो, लेकिन आपके लिए वो होलसेलर क्रेडिटर है। तो ये कंसेप्ट है डेटर और क्रेडिटर का। अभी ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली पहले ये था, तो इसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो अभी आप इसे बस ये समझ सकते हो कि बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब आप सामान उधार में बेच रहे हो, जब आप सामान सेल कर रहे हो, तो जो आदमी परचेज कर रहा है वो आपको रिटर्न में लिख के दे रहा है कि भाई मैं आपको 1 महीने बाद इस सामान का पेमेंट कर दूंगा। तो आपके पास रिटर्न में उस आदमी ने दे दिया कि मैं 1 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा। तो दैट इज लाइक कि जैसे कि डेटर था। और बिल्स पेएबल में वही है कि अगर हम कोई सामान उधार पे खरीद रहे हैं, तो हम जो है सेलर को रिटर्न में देंगे कि भाई मैं आपको 1 महीने में बिल क्लियर कर दूंगा या फिर 1 महीने में आपका पेमेंट कर दूंगा। तो उसे हम बिल्स पेबल बोलेंगे। तो यहाँ पे डेटर और बिल रिसीवेबल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलें या फिर अकाउंटिंग नेचर बोलें, एक जैसा होता है। ये आपका एक जैसा है। और क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ये दोनों फिर आपका एक जैसा है, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग नेचर एक जैसा है। आगे देखते हैं। अभी क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज अ रिबेट गिवन बाय सेलर टू बायर। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो भैया कुछ डिस्काउंट दो। तो डिस्काउंट के लिए आप पूछ सकते हो, बट अल्टीमेटली डिस्काउंट देना है या नहीं ये तो सेलर डिसाइड करता है ना। तो डिस्काउंट एक रिबेट है जो कि सेलर देता है अपने बायर। देन अगेन, डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि बायर ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो सपोज करो एक का प्राइस आपको पड़ेगा 100, लेकिन अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, मतलब आपको ये 2 प्रोडक्ट 160 रुपीज में मिलेगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह का ट्रेड डिस्काउंट हुआ। लिखा भी है, इट इज ऑफर्ड एट एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। और ये जो डिस्काउंट है, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर आप कह सकते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या है कि सपोज करो कोई आदमी आपसे ऑलरेडी उधार पे सामान ले जा चुका है, अब आप उसे बोल रहे हो कि भाई आप प्लीज जल्दी से पेमेंट कर दो। तो सपोज करो कोई आदमी आपसे 550 रुपीज का सामान परचेज करके ले गया है। ठीक है। अब आप उससे पैसे मांग रहे हो तो वो बोल रहा है ठीक है मैं दे दूंगा, ठीक है मैं दे दूंगा। तो वहां पे आप ऑफर देते हो, ठीक है भाई आप एक काम करो, आप विद इन 2 डेज अगर पेमेंट करोगे तो चलो मैं आपको 50 रुपीज लेस कर दूंगा, आप बस 500 ही कर देना। तो ये जो डिस्काउंट हुआ, इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कैश डिस्काउंट का, इज टू इनकरेज द डेटर्स
encourage the debtors to pay the due promptly, मतलब जल्दी से जल्दी पेमेंट हो जाए। तो यहाँ पे इस डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट है इनकम। इनकम एक वाइडर टर्म है जो कि प्रॉफिट भी इंक्लूड करता है। तो प्रॉफिट क्या होता है कि हरदम वो एक, सपोज करो हम बिजनेस कर रहे हैं तो उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कुछ साइड इनकम भी तो हो सकता है ना। जैसे कि सपोज करो बिजनेस है हमारा किसी भी चीज का, हम उससे कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जैसे कि हमने बाइक वाला एग्जाम्पल दिया था, हमने एक बाइक को सेल किया, सेकेंड हैंड बाइक सेल किया, तो उस सेल में हमें मान लो 50,000 का गेन हो गया। तो ये भी तो हमारे लिए एक इनकम ही है ना, साइड इनकम। तो अगर हमारा ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो टोटल हम क्या बोलेंगे कि हमें 5,50,000 रुपीज हमने अर्न किया। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट आपका 5 लाख ही है, और 50,000 जो है ये आपका एक गेन है। ठीक है, तो इस टोटल को हम इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज नॉन एज स्टॉक। तो जो भी सामान का हम बिजनेस कर रहे हैं या जिस भी सामान में हम डील कर रहे हैं, उसका जो भी स्टॉक, उसका जो भी क्वांटिटी हमारे पास रखा हुआ है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट सेलेबल। मतलब कोई भी सामान को सेल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसको हम कहीं से एक्वायर करेंगे, मतलब कहीं से लेके आएंगे, या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, या हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें प्रोसेसिंग भी करना पड़े। तो ये सब करने में जो भी खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। उसके बाद वाउचर। वाउचर क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हमें उस ट्रांजेक्शन का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ता है, और अगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तभी उसका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। कैश में अगर कोई सामान खरीदते हैं तो कैश मेमो मिलता है। अगर कोई सामान क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमें उसका इनवॉइस मिलता है। और अगर जब हम उस क्रेडिट में खरीदे हुए सामान का बाद में पेमेंट करते हैं तो हमें उसका रेसिप्ट मिलता है। अब ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स है, जैसे कि एंट्री। एंट्री क्या होता है? व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एंट्री। जब हम उसको किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो एंट्री कहलाता है। बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है कि वो डेट्स जो कि खराब निकल गया, बैड। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। मतलब कुछ लोग हैं जो कि उधार पे सामान तो लेते गए लेकिन पैसा कभी दिए ही नहीं, तो वैसे पैसे को या वैसे डेटर्स को हम बैड डेट मान लेते हैं। तो इट इज ए बिजनेस लॉस, एक तरह का बिजनेस लॉस है, एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तो ऑब्वियसली बिजनेस लॉस है, मतलब एक तरह का खर्चा ही आप कह सकते हो। लाइक कोई आदमी आपके पास आया, उधार पे सामान लेता लेके चला गया और कभी पैसा दिया ही नहीं, तो उसे आप एक तरह का लॉस बोलो या खर्चा बोलो, जो भी है, वो पैसा रिकवर नहीं होता है। उसके बाद है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? मीन्स अगर कोई आदमी या कोई पर्सन किसी तरह का लोन लिया है या कुछ क्रेडिट पे परचेज किया है, और उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए और उसका ऐसा कंडीशन हो जाए कि वो अपने डेट्स को रिपे नहीं कर सके, तो वैसे में उस आदमी को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ए पर्सन और एन enterprises which is not in position to pay its debts is called insolvent। उसी तरह से सॉल्वेंट कौन होगा? जो आदमी अपने लोन्स को, अपने डेट को रिपे करने का कैपेसिटी अभी भी रख रहा है, वो आदमी सॉल्वेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोर्स। द टर्म स्टोर इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल्स हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। मतलब यहाँ पे हमने अभी स्टॉक पढ़ा था। सपोज करो हमारे पास कुछ स्टॉक है, लाइक हमारे पास 50,000 का, या चलो 50 लाख का आयरन का स्टॉक है। मतलब ये स्टॉक को हम सेल करेंगे, लेकिन इस आयरन को बनाने के लिए जो आयरन ओर से हम प्रोसेस करके इस आयरन को बनाते हैं,
तो उसमें भी तो कुछ सामान लगता होगा ना, कुछ केमिकल, कुछ मटेरियल जिसके मदद से हम ओर को प्योर आयरन में कन्वर्ट करते हैं। तो उस मटेरियल को जिसके मदद से कि हम अपने फाइनल आउटपुट को प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोर्स। ठीक है, इसको हम रीसेल नहीं करते हैं, इसको हम अपने ही बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू। तो भाई यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, इनकम फ्रॉम रेकरिंग, रेकरिंग या रेगुलर सोर्स। और यहाँ पे अब कह रहा है कि फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, चाहे आप सामान बेचो या सर्विस प्रोवाइड करो अपने कस्टमर को, बट आपको कोई भी इनकम अगर किसी भी तरह से आ रहा है तो दैट इज रेवेन्यू। सपोज करो आपका आपने अपने घर को रेंट पे लगा के रखा है, या आपने कोई शॉप को रेंट पे लगा के रखा है, तो वो आपका मेन बिजनेस तो नहीं है, बट फिर भी पैसे तो आ रहे हैं ना वहां से एज ए रेंट, तो वो भी आपका रेवेन्यू का पार्ट होगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे देखो क्लियरली लिख दिया है, रेवेन्यू तो है बट फ्रॉम ऑपरेशंस है। मतलब यहाँ पे सिर्फ जो आप सामान को सेल कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ उससे आए हुए पैसे को काउंट किया जाएगा, ना कि अदर सोर्स से, रेंट से आ रहा है, कमीशन से आ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब इसमें नहीं आएगा। ओके, उसके बाद एंटिटी। तो एंटिटी क्या होता है, एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट। फिर से वही, जब बात इकोनॉमिक यूनिट का आ रहा है तो विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम। तो यहाँ पे अर्निंग इनकम और प्रॉफिट आप दोनों ही बोल सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक वर्ड यूज कर दिया गया है। बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स, फॉर एग्जांपल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, ये सब एक बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स मेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली हम सेल को ही टर्नओवर बोलते हैं। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होगा, यहाँ पे वर्ड लाइव आ रहा है। यहाँ पे वर्ड लाइव आ रहा है लाइव स्टॉक में, मतलब कोई भी चीज जिसका लाइफ हो, लाइक डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल्स, हॉर्सेस, ये सब जो है लाइव स्टॉक्स में काउंट किया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन द शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का मीनिंग क्या हुआ, डिप्लॉयमेंट मीन्स होता है मेकिंग यूज ऑफ, एक्चुअली ये फंड्स के टर्म्स में यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लिखा है। डिप्लॉयमेंट का नॉर्मल मीनिंग होता है मेकिंग यूज ऑफ समथिंग फॉर अर्निंग रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है उसे हम यूज करते हैं, उसे हम लगाते हैं शेयर्स में, डिवेंचर्स में, विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग सम रिटर्न्स, लाइक डिविडेंड्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब चीज। नेक्स्ट क्या है, रिबेट। रिबेट क्या होता है, ये तो हम लोग हरदम बोलते हैं कि रिबेट मिला, मतलब एक तरह का डिस्काउंट मिला। लेकिन डिस्काउंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो रिबेट बेसिकली क्या होता है, ये भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है, बट वो डिस्काउंट जो कि कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट ना हो, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट ना हो, उसे हम रिबेट बोलते हैं। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, सपोज करो कि आपने कोई कस्टमाइज ड्रेस ऑर्डर किया था। सपोज करो आपने एक शर्ट ऑर्डर किया था मैरून कलर का। ठीक है, लेकिन जब ये शर्ट आपके पास आया तो आपने रिसीव किया तो ये शर्ट प्योर रेड कलर का था। ठीक है, और इस शर्ट का प्राइस था फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज। तो अब इसमें आपने अपना नाम लिखवा लिया है, या मान लो फोटो प्रिंट करवा लिया है। तो अब ये शर्ट रिटर्न तो होगा नहीं, मतलब कंपनी से रिटर्न ले भी लेती है तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। तो यहाँ पे कंपनी वाले आपको क्या बोलते हैं, ठीक है सर, हम आपको पूरा तो नहीं बट चलो 500 रुपीज रिफंड कर देते हैं, या 500 का रिबेट दे देते हैं, या 500 का आपको कुछ कूपन दे देते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम परचेज करो तो आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाए। तो इस तरह का जो सिनेरियो होता है ना, उसे हम रिबेट बोलते हैं। हम्म। अभी जीएसटी।
तो जीएसटी समझने के पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्स टैक्स क्या है? टैक्स इज ए कंपल्सरी financial charge levied by any government on an individual or entities to collect revenue for public work. So, tax is a compulsory financial charges levied by any government on an individual or entities to collect revenue for public work, mainly for the purpose of providing facilities to public, like infrastructure, road, hospitals, education, all these things. ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया टैक्स। तो क्या गवर्नमेंट सबसे टैक्स लेती है? नहीं, तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है जो एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम अर्न करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के गिवन टैक्स ब्रैकेट में या टैक्स स्लैब में आते हैं। तो ये तो हो गया टैक्स। अभी ये टैक्स फर्दर दो तरह का होता है। एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इसका नाम डायरेक्ट टैक्स है और इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इन सिंपल वर्ड डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है, जिस पे भी करती है, उसे डायरेक्टली पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो डायरेक्ट टैक्स में आप कह सकते हो डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट बाय टैक्स पेयर। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जब भी पे होता है तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचता तो है, बट डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, वो एक सर्टेन मीडियम से होके पहुंचता है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स में आपका आ जाता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने पैन कार्ड से एक अकाउंट बनाना पड़ता है, और फिर आप जितना अर्न कर रहे हो उस बेसिस पे आपका जो भी टैक्स बनता है आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट से गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये हो गया इनकम टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स मेनली इम्पोज होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ऐसा तो नहीं है कि अब आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के पहले किसी दुकान में जाओगे तो वहां अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाओगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। लाइक आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें आप देखते होगे कि लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। सपोज करो कि आपने कोई ग्रोसरी का सामान खरीदा या आपने एक सिंपल बिस्किट खरीदा, तो इस बिस्किट का प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज। तो आप क्या देखोगे कि इसमें लिखा रहेगा ₹10 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये चीज लिखा रहता है। तो इसमें जो टैक्स पे हम पे कर रहे हैं ये हम इनडायरेक्टली शॉपकीपर को देते हैं, और फिर ये शॉपकीपर अपना गवर्नमेंट को पे करता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनकम टैक्स में क्या है कि इनकम टैक्स ओनली रिच एंड कैपेबल कैपेबल लोग ही पे करते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स ये सभी को पे करना पड़ता है, लाइक पेड बाय ऑल। लाइक इवन दो इफ यू आर पुअर यू डोंट कम अंडर द टैक्स स्लैब, आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लाइक सपोज करो आप बहुत गरीब हो,
लेकिन भाई खाना पीना तो खाओगे। अब अगर आप जाके कुछ सामान खरीदते हो मार्केट से, तो उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, तो आपको पता नहीं चलता है, बट आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। सो इट इज पेड बाय ऑल, इवन पुअर पीपल। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज पेड बाय इंडिविजुअल, HUF, कंपनीज, या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है इट्स पेड बाय एंड कंज्यूमर्स। तो अभी जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन शॉर्ट वी कॉल इट GST। तो ये GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वैसे तो GST जब हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे तो उस टाइम हम इनडायरेक्ट टैक्स का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो भी हम सीखेंगे। लाइक हम जो भी सेल कर रहे हैं उस पर अगर GST लग रहा है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, हम लोग उस टाइम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि GST जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 में। और इसके पहले क्या चलता था? वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था। तो कितनी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। तो इसमें क्या होता था, एक वर्ड है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि टैक्स पे फिर से टैक्स दे देना। तो जब ये वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स ये सब था, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम आता था, जो कि टैक्स पे टैक्स लग जाता था। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो जो अभी जो मैंने बताया वही चीज यहाँ भी लिखा है। GST दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। All indirect tax like excise duty, sales tax, VAT, service tax have been merged into a single tax known as GST. GST is paid at the time of purchase and GST is collected at the time of sale. GST or goods and service tax is a single tax on most goods and services in India. It replaced multiple state and central tax, aiming to simplify the tax system. Implemented in 2017, GST has multiple tax rate। लाइक GST में मेनली इस 5 तरह का टैक्स रेट होता है: 0%, 5%, 12%, 18 और 28% फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो किस पे कितना परसेंट टैक्स लगता है ये सब आपके ग्रेजुएशन का पार्ट है, या अगर आप CA करोगे तो उस टाइम आप पढ़ोगे। और अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है। और कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज करता है, इसलिए वो लोग वो सब टैक्स से एग्जेम्प्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल आपका पेट्रोल हो गया, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन हो गए, तो ये सब में GST नहीं लगता है अभी। आगे है गुड्स। तो गुड्स क्या होता है? वो सामान जो हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ये तो हमने देखा ही है अभी पहले। तो एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक फर्नीचर डीलर है जो कि परचेज करता है टेबल और चेयर। तो उसके लिए ये टेबल और चेयर जो है एक स्टॉक है, एक गुड्स है। बट कोई और बिजनेस अगर इस टेबल चेयर को खरीदता है तो उसके लिए ये फर्नीचर जो है विल बी टर्म्ड एज एन एसेट। उसके लिए वो एक उसके बिजनेस का एसेट हो जाएगा, गुड्स नहीं होगा। हम्म। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज एन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विस। लाइक हम जो गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं उसके बदले में जो हम पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉचर। तो वॉचर का ये तो हम जानते ही हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसे कि हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे लिखा है वॉचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे।
मतलब यहाँ पे अगर आपके पास वॉचर है, मतलब आपके पास कैश मेमो है या इनवॉइस है, तभी आप ऑथराइज हो पे करने के लिए, अदरवाइज आपको पे करने का जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, हम लोग किसी किसी दुकान में देखते हैं या किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि वहां पे लिखा रहता है, इफ यू डोंट गेट बिल 100% ऑफ द फूड विल बी फ्री। तो वही है कि आपको बिल मिलेगा तब तो आप ऑथराइज हो गए पे के लिए ना। तो वही चीज हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये था हमारा बेसिक टर्म्स जो कि हमें अकाउंट्स पढ़ने के लिए हरदम जानना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रहा है, करना क्या है। तो बेसिक के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब इसी के साथ आगे एक थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने देखा था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, ये सब चीज, ठीक है। तो अभी एक्चुअल में प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहला हो गया जर्नल। इसे हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड होता कैसे है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड कर दिए उसको हम पोस्ट करते हैं लेजर में। पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर्स। और फाइनली हम लोग एक समरी बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि समराइज करता है सारे लेजर अकाउंट को। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे हम लोग समराइज करते हैं लेजर अकाउंट्स। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आपका हो गया इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम शो करते हैं। और पीएल अकाउंट में मेनली हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम शो होता है। तो अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, ये हम लोग अभी नहीं, मतलब क्लास 11th के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्टली होता है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या करता है, आपके कंपनी का, आपके बिजनेस का नेटवर्थ शो करता है, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। तो मेनली अगर हम प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का बात करें तो सबसे पहला हो गया जर्नल, सेकंड लेजर, थर्ड ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनली बैलेंस शीट। तो ये है आपका प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो चलिए इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप सबको ये टर्म समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, ठीक है। और जब तक कंसेप्ट समझ में ना आ जाए आगे मत बढ़ना, ठीक है। अदरवाइज आपका बेस हरदम ही वीक रहेगा। तो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।